अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बात तमाम खबरों की करेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, कमरुद्दीन और नदीम कोर्ट में पेश किए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएफआई से जुड़े थे कमरुद्दीन और नदीम, और एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है दोनों को। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तो आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में यह लिया गया है। बाराबंकी से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क कोर्ट में पेश किए गए हैं। जो भी इनके पास सामान था, यूएपीए में दर्ज हुआ यह मामला। बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई। कमरुद्दीन और नदीम, इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। पीएफआई से जुड़े थे कमरुद्दीन और नदीम, फिलहाल इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है इन दोनों को, और दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। और आपको यह भी बता दें कि आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया है। लगातार पूछताछ इनसे की जा रही है। बाराबंकी से गिरफ्तार इनको किया गया, और इनके जो मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क हैं वो भी बरामद कर लिए गए हैं। और इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। तो कमरुद्दीन और नदीम दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है। पीएफआई से जुड़े थे दोनों, कमरुद्दीन और नदीम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एनआईए लगातार जांच पड़ताल कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। और एनआईए की इस जांच का विरोध भी देखने को मिला है, जब तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई थी। और फिलहाल आपको बता दें कि 14 दिन की हिरासत में यह लिया गया है। बाराबंकी से दोनों को गिरफ्तार किया गया। कमरुद्दीन और नदीम दोनों को गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश किया गया। मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, जो भी सामान इनके पास था उसको कब्जे में लेकर अब इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है। उन्होंने सरयू नदी के आसपास के जिलों गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने जिला अधिकारियों को इन जिलों के प्रभावित गांव में राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के करीब 14 जिलों के 247 गांव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। हालात बद से बदतर हैं। 7 जिलों में 8 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। इसके साथ ही 10 जिलों में बाराबंकी, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, इटावा, अयोध्या, मिर्जापुर में एसडीआरएफ की 15 टीमें वहां पर लगाई गई हैं। और वहीं प्रदेश के 46 जिलों में पीएससी और 17 कंपनियों की 44 टीमों को भी तैनात किया गया। आपको बता दें कि मौजूदा हालात में प्रदेश के 44 जिलों में कुल 67 टीमें बचाव कार्य के लिए पहले से ही तैनात की जा चुकी है। और वहीं टेरर फंडिंग को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर एनआईए की छापेमारी, बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनआईए की छापेमारी करके उन पर जुल्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह जुर्म है, वो एक पार्टी है, वो एक संस्था चला रहे हैं, एक प्रोग्राम है, उनका पैसा और पार्टियां उनका प्रोग्राम चलाती हैं, उनका जुर्म किया है, उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। आगे आरोप लगाते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि यह सरकार है, सियासत जिसे उसे गिरफ्तार कर लेती है, यह सरकार की सियासत है, लेकिन इस तरीके से पार्टी पर पाबंदी लगाई क्यों है, वो सवाल भी उन्होंने पूछा है। आपको बता दें कि संदिग्ध गतिविधियों को लेकर गुरुवार को पीएफआई के ठिकानों पर देश भर में छापेमारी चल रही है। इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इसका नाम पीएफआई। तो ये भी अपनी एक पार्टी है, इनका एक मिशन है। बहरहाल इनका मिशन कोई गवर्नमेंट के हिंदुस्तान के मिशन के खिलाफ तो है नहीं। बहरहाल वो भी पावर में है, अपने कुछ मसाइल हैं, उनको मसाइल को रखकर उनको मनवाना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रहा है, तो उनके लिए वो रास्ता तलाश कर रहे हैं। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनको गद्दार क्यों समझा जा रहा है उनको, जैसे और पार्टियां चल रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एतबार से अगर ये पार्टी भी अपना काम कर सकती है तो उसको काम करने दें, और कानून के खिलाफ कोई बगावत का कोई मामला हो तो उसको देखें।
और वही समाजवादी पार्टी के पुराने साथी यानी कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने जब से सपा का दामन छोड़ा तब से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ वो मुखर नजर आते हैं और अखिलेश के खिलाफ बयानबाजी करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसे में पूरी स्थिति को साफ तौर पर जाहिर करते हुए आज मऊ पहुंचे ओपी राजभर ने कहा है कि अब हमारे निशाने पर सिर्फ सपा है। सपा मुखिया यानी कि अखिलेश यादव को बहुत अहंकार हो गया है। राजभर ने कहा कि मैंने सपा को 47 में से 125 पर पहुंचा दिया था और 125 से वापस 45 पर भी ला सकता हूं। बैनर तो बहुत लगता है, बहुत देखे हैं। परमिशन आज के 8 दिन पहले ही हो गया है तो खुद अब पुलिस बैनर लेके हट जाएगी। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का। 2 महीना बीत गया लेकिन वो प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा गया। फिर रिमाइंडर गया हाई कोर्ट का सरकार को। उसी को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला तो उन्होंने अपनी सहमति जताई और केंद्र को प्रस्ताव भेजने के लिए राजी हो गए। हम अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं, अपना आंदोलन चला रहे हैं और हम 25 करोड़ आबादी में जो जातियां निवास करती है उनको अपने साथ जोड़ने की तैयारी में। देखिए, हम 2004 से बिहार में चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी हम अपने 24 के चुनाव की तैयारी में हैं। वो बिहार के लोग यहाँ आवे, यहाँ के लोग बिहार जाएं, तो आना जाना नेताओं का काम है। और उन्नाव में सपा नेता सुरेश पाल की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। सदर एसडीएम और सिटी सीओ की मौजूदगी में सुरेश पाल का गंगा घाट पर 230 वर्ग मीटर का जो प्लाट है वो कुर्क कर लिया गया है और इसके साथ ही राजधानी मार्ग पर स्थित उनके मकान को भी कुर्क किया गया है। टोटल कुर्क संपत्ति की कीमत लगभग 1 करोड़ 10 लाख के आसपास बताई जा रही है। सुरेश पाल ने सपा के टिकट पर उन्नाव के बांगरमऊ सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी सुरेश पाल गैंगस्टर जैसी धारा में संलिप्त है। और मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक पर मजदूर संघ के बैनर तले जमकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने अंकिता भंडारी के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। साथ ही आरोप भी लगाया है कि रसूखदार होने के चलते आरोपियों की गिरफ्तारी में उचित कदम पुलिस नहीं उठा रही है, जिसके विरोध में पूरे उत्तराखंड में आक्रोश है। इस दौरान समाज से भी प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाते हुए प्रदेश में अराजकता का माहौल है, यह आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा है कि बहू बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि 18 सितंबर को पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में गंगा भोगपुर स्थित वंत्रा रिजॉर्ट में काम करने वाली युवती अंकिता भंडारी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। और वहीं उत्तर रेलवे ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने और पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया है। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक और पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के संरक्षक अशोक कुमार मिश्र ने सम्मानित कर उत्साहवर्धन उनका किया। जीएम के हाथों सम्मान पाकर खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर नजर आ रही थी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाकर अलग अलग खेलों में देश और रेलवे का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से कुल 85 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। और वहीं कानपुर के रोशन नगर इलाके से बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। एक मृतक का करीब 1.5 साल से अंतिम संस्कार नहीं किया गया। जब इसकी खबर प्रशासन को मिली तो हड़कंप मच गया। सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और शव को जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। खबर के मुताबिक विमलेश नाम का शख्स अप्रैल 2021 में हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, जिसमें इलाज के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया और डेथ सर्टिफिकेट भी उनके परिजनों को दे दिया गया था। लेकिन घर आने के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान अचानक से मृतक को होश आने की बात कहकर अंतिम संस्कार को टाल दिया गया था। तब से लगभग 1.5 साल हो रहे हैं। मृतक घर के अंदर एक पलंग पर लेटा हुआ था, लेकिन जब कानपुर के सीएमओ ऑफिस में जांच के लिए एक पत्र भेजा गया तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। हालांकि टीम जब शव लेने पहुंची तो परिजनों ने कोमा में होने की बात कहकर शव को देने से मना कर दिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है। और अब बात कर लेते हैं लगातार हो रही बारिश और उसकी परेशानी को लेकर। दरअसल बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार के बाद अब कोर्ट का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जेलर की धमकी देने के मामले में 7 वर्ष कैद की सजा के बाद अब मुख्तार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के
23 साल पुराने मामले में 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला राज्य सरकार की अपील पर यह पारित किया है। सरकारी वकील राव नरेंद्र सिंह के मुताबिक राज्य सरकार ने मुख्तार को गैंगस्टर के इस मामले में ट्रायल कोर्ट से बरी करने के आदेश को चुनौती दी थी और उस मामले की साल 1999 में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में केस भी दर्ज है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बारिश और बर्बादी की। दरअसल यूपी में इन दिनों मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। पिछले कई दिनों से अलग अलग हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। मौसम केंद्र लखनऊ ने शुक्रवार को भी यूपी में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को सीतापुर, कन्नौज, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ और बाराबंकी, रायबरेली, औरैया, जालौन, झांसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके अलावा बांदा, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं और जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं हरदोई, कानपुर, साथ ही आपको बता दें आसपास के क्षेत्र में बारिश से बहुत बारिश की संभावना जताई गई है, यानी कि सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है और इसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और मैं उत्तराखंड में बीजेपी पार्टी की और मजबूत बनाने के लिए कवायद में जुट गई है और ऐसे में आज चमोली से पहुंचे कांग्रेस के कई बड़े नेताओं और पदाधिकारियों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों में विश्वास कर पार्टी में शामिल होने वाले सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का बीजेपी में स्वागत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जैसे फॉर्मूले पर भरोसा करती है। सरकार की उपलब्धि केंद्र सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर हमारा सीमांत जनपद है। सीमांत जनपद का जब रेल आती हुई लोगों को दिखती है, ऑल वेदर रोड दिखाई देता है, तो किसी भी दल का जो ऐसा व्यक्ति है जो विकास को ही प्रमुखता देता है वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी आना चाहते हैं। मैं आज जो 5 लोग हमारे दल में सम्मिलित हुए हैं, चमोली जनपद की कांग्रेस की रीढ़ थी, वो रीढ़ आज हमारे साथ है, इस विश्वास के साथ कि भविष्य के अंदर चमोली जनपद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत व्यापक स्वरूप आपको दिखाई देगा। आगामी दिनों में नगर पालिका के चुनाव हैं, हमारे पंचायत के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। और उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियों के मामले में आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भर्तियों को रद्द करने का फैसला लिया है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान सामने आया। यशपाल आर्य ने इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि विधिक राय लेकर ही समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने इन भर्तियों को रद्द किया है। यह उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हमारी मांग है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ सहकारिता और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में हुई भर्तियों के साथ अन्य विभागों में भी भर्तियों की जांच सरकार के कछुए की चाल की तरह चल रही है, जिस वजह से सरकार की जांच से वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को विपक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे सभी भर्ती मामलों की जांच हाईकोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में करवानी चाहिए। जो भी निर्णय लिया गया है, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है समिति के द्वारा, और निश्चित रूप से विधिक राय के उपरांत ये निर्णय आया होगा। हमारा कहना है, लगातार कहना है, कांग्रेस लगातार जो भी भर्तियां हैं, जैसे कि विधानसभा में तदर्थ नियुक्तियों का प्रश्न हो, नियमित नियुक्तियों का प्रश्न हो, उसमें त्वरित गति से कार्रवाई हुई और सारी भर्तियां माननीय अध्यक्ष विधानसभा द्वारा निरस्त कर दी गई। और उत्तराखंड में विधानसभा भर्ती निरस्त मामले में कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का स्वागत किया, लेकिन साथ ही सरकार से मांग भी की है कि अपने रसूख के बल पर नाते रिश्तेदारों को नौकरी लगवाने वाले लोगों पर यह बड़ी कार्रवाई हो।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न संस्थाओं में भर्तियों में घपले का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से सीबीआई या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में इसकी जांच कराने की मांग की है। इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सहकारिता विभाग, शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों की भर्तियों में भारी भ्रष्टाचार की बात यह सामने आई। जमकर भतीजावाद इसमें हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी बैंकों में 61 पदों पर हुई भर्तियों में बैंक अध्यक्ष, सचिव और अधिकारियों ने मिलीभगत कर अपने रिश्तेदारों और चहेतों को नौकरियां दी है। 228 लोगों की नौकरी निरस्त करने के लिए सरकार को बोला है। मेरे को ये मानना है कि इसमें अभी ये न्याय अधूरा है, क्योंकि कांग्रेस ने मांग की थी कि 2001 से जो भर्तियां उत्तराखंड में विधानसभा में हुई उन सब की जांच होनी चाहिए, जबकि ये 11 के बाद की भर्तियां हैं जिस पर फैसला लिया गया है। और हमारे को किसी की नौकरी से हटाने से कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस ने इसमें नैतिकता की लड़ाई लड़ी थी। जिन रसूखदार लोगों ने, जिन नेताओं पे जनता ने भरोसा किया था, उन्होंने जनता के संग छल किया है। जो जनता ने उनको ताकत दी उसका दुरुपयोग किया है, विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया है। और जिन रसूखदार लोगों ने, जिन नेताओं ने अपने परिवार के लोगों की नौकरियां अपनी ताकत के बल पर ली हैं, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होने वाली है? वो लोग क्या जनता से माफी मांगेंगे? क्या वो अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेंगे अपनी नैतिकता के पतन के कारण? और उत्तरकाशी के हेलगू घाट में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिया गया है। छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। डीएम अभिषेक रोहिल्ला ने बीआरओ और पुलिस को निर्देश दिए हैं कि बारिश के मौसम में पहाड़ी मार्गों पर शूटिंग स्टोन का खतरा लगातार बना रहता है, जिसके सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों को सावधानी पूर्वक निकाला जाए। उन्होंने मौके पर राजस्व, पुलिस, खाद्य आपूर्ति और आपदा प्रबंधन के विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि सुरक्षित स्थानों पर ठहराए गए यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। पेयजल, लंच पैक, ये तमाम मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। और 30 सितंबर को होने वाली यूटीईटी परीक्षा को लेकर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव नीता तिवारी ने सभी नोडल परीक्षा केंद्र प्रभारियों के साथ बैठक की है। और बताया जा रहा है कि रामनगर में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सभागार में यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकंड परीक्षा के संबंध में यह बैठक हुई है। बैठक में सभी परीक्षा प्रभारी और नोडल अधिकारी मौजूद रहे। परीक्षा आयोजन को लेकर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव नीता तिवारी और साथ ही अपर सचिव एनसी पाठक ने सभी को अहम जानकारी देते हुए दिशा निर्देश दिए हैं। इस बार उत्तराखंड में 29 शहरों के 139 केंद्रों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी और परीक्षा की तारीख 30 सितंबर यह तय की गई है। और वहीं आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था, लेकिन आज भी सदन की कार्यवाही जमकर हंगामा देखने को मिला, क्योंकि अखिलेश यादव ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। अखिलेश यादव के साथ तमाम विधायक ने आज सदन से वॉकआउट कर लिया। खास बात यह रही कि अखिलेश यादव का साथ देते हुए आरएलडी के सभी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। आरएलडी के भी विधायकों ने अखिलेश यादव के साथ सदन से लेकर जमकर हंगामा उन्होंने काटा। और आज इस हंगामे को लेकर आरएलडी के मीरापुर सीट से विधायक चंदन चौहान ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था, लेकिन आखिरी दिन भी अखिलेश यादव ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया था। बताया जा रहा है कि भाजपा पर यह आरोप लग रहा है, मौजूदा सत्ता पक्ष पे यह आरोप है कि बेरोजगारी और महंगाई पर वो चर्चा करने को तैयार नहीं थे। सिर्फ अखिलेश यादव के ही पार्टी के विधायक नहीं, बल्कि आरएलडी के भी वो तमाम विधायकों के साथ सदन से वॉकआउट कर लिए। आखिर असली वजह क्या रही, इस जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है आरएलडी के ही मीरापुर सीट से विधायक चंदन चौहान जी। उनसे ही बातचीत करेंगे। चंदन जी, अचानक 5 मिनट के अंदर आप सदन में पहुंचते हैं। अखिलेश यादव जी लगातार हमलावर हो जाते हैं। सतीश महाना जी जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनका कहना होता है कि अखिलेश जी रुक जाइए, प्रश्नकाल पूरा हो जाने दीजिए, इसके बाद आप ही लोग के लिए सदन है। तो आप लोग इंतजार क्यों नहीं कर लेते हैं चर्चा के लिए थोड़ा? देखिए मैडम, 5 मिनट की बात नहीं है। सदन शुरू होने से पहले भी सभी पार्टियों की ऑल पार्टी मीटिंग में कहा गया कि सत्र की अवधि विपक्ष के मुद्दों को लेके, जनता को मुद्दे को लेके बहुत कम है, और उसमें भी विपक्ष की तरह से पूरा सहयोग सदन की गतिविधियों के लिए दिया गया। पर हमारी मांग लगातार थी कि सदन का टेन्योर टाइम ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 1 सप्ताह की आवश्यकता और थी, जिससे कि हम जनता के मुद्दे, जनहित के मुद्दे सदन के पक्ष में रख के एक विधायक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में सिर्फ
एक ऐसा ही जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, यही मंच बचता है जहां हम जनता के मुद्दे उठा सकें। और जब बढ़ती महंगाई आपके सामने है, किसानों की समस्याएं हैं, बिजली को लेके हैं, छात्रों की फीस की बढ़ोतरी को लेके आंदोलन चल रहे हैं और सारे मुद्दों को लेके, बेरोजगारी मुद्दा है, उन मुद्दों को लेके जब देखा कि कहीं सुनवाई नहीं हो रहा, तो ऐसे सदन में बैठने का निर्णय विपक्ष के विधायक के रूप में शायद मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता बची नहीं थी। सपा एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में राज की है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, बसपा की भी सरकार रही है, मौजूदा पक्ष में देखा जाए तो भाजपा का है। लेकिन आपने कहा कि सदन को सप्ताह, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह की आपने बात की, लेकिन क्या आपने इतिहास में कभी देखा है कि 2 सप्ताह तक सदन किसी की सरकार में चला हुआ हो? मैं उस समय भी जानता था जब महीनों भर चलते थे। मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी में हूँ जो इस सदन का मेंबर बना हूँ, और वो समय भी था जब 1-1, 1.5, 2-2 महीने तक सदन चला करता था। पक्ष से ज़्यादा विपक्ष की बात सुनी जाती थी, विपक्ष के मुद्दों को, क्योंकि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जैसे मैंने बताया, सत्ता में जब विपक्ष चला जाता है हाउस के अंदर से, तो जनता के मुद्दे नहीं उठते हैं। आपने भी देखा होगा विपक्ष के वॉकओवर देने के बाद जो जनता के हितों के मुद्दे हैं, जब सुनवाई वहां नहीं होती, किसी भी तरीके से उठाया नहीं जा सकता। पूर्व में जो हुआ वो घटते और आज तो बिल्कुल जो मिनिमम मेरे ख्याल से 2 दिन हमारा सदन चला, एक दिन महिलाओं के लिए था, उसे बहुत अच्छा आयोजन हुआ, उसको पूरे देश के अंदर उसकी तारीफ हुई कि इतना अच्छा आयोजन, महिला विधायकों ने इतना अच्छा अपना पार्टिसिपेट किया और जनता से जुड़े मुद्दे वहाँ उठे, एक बहुत अच्छा आयोजन हुआ। इस तरह की चर्चाओं को, इस तरह के मुद्दों को सदन की ज्यादा आवश्यकता है। यही आपने कहा कि कल का जो आयोजन था, यानी कि बीता सत्र जो है, महिलाओं का आयोजन बहुत ही अच्छा चला, बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहा, शांतिपूर्ण रहा, लेकिन उसमें भी सपा थी, उसमें भी सपा की भी विधायक महिलाएं थी, भाजपा की भी महिला विधायक थी, उसमें पेट्रोल डीजल का भी मुद्दा उठा, किसानों का भी मुद्दा उठा, बेरोजगारी का मुद्दा उठा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से उठा, उसके जवाब भी मिले। क्या आपको नहीं लगता कि शांतिपूर्ण तरीके से भी संचालन हो सकता है विधानसभा का, और जो कम समय है उसको हम अधिक समय में तब्दील कर सकते हैं? आप जैसे देख रहे हैं, आप पिछले कल का ही नहीं, पूर्व में 2 दिन पूर्व भी शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष ने कहीं भी असहयोग नहीं करा जनता के मुद्दों को उठाने को। पर जब मुद्दे उठाएं तो कम से कम सरकार से उम्मीद रखती है कि जवाब सही आए, खाली झुंझुने लेके हम क्षेत्र में ना जाएं। इसलिए जब झुंझुनों के साथ जाना है तो विपक्ष की जवाबदेही, कम से कम सत्ता पक्ष बच सकता है पर हम लोग नहीं बच सकते। हम जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं और चुन के आए हैं, जनता के प्रति जवाबदेही है हमारी। जब हम सत्र में जाते हैं, हमारे लोग कहते हैं विधायक जी ये वाला प्रश्न जरूर लगाना या ये वाली याचिका जरूर लगाना, एक विश्वास होता है सदन के अंदर कि ये समस्याएं अगर वहां उठाई जाएगी तो उसका निस्तारण जरूर होगा। पर आज आप देख सकते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, किसी भी विभाग में, किसी मद में भी जितने मंत्रीगण हैं बड़े असहाय हैं। बजट चाहे 1 ट्रिलियन, कितनी ट्रिलियन की इकनॉमी बनाने की बात माननीय मुख्यमंत्री करते हो, पर स्थिति मेरी विधानसभा मीरापुर के जानसठ ब्लॉक के 33 स्कूल ऐसे हैं जहां क्षतिग्रस्त जो बिल्डिंग हुई थी उनका सामान तक उठा के ठेकेदार ले गए, और स्कूल जो है ऐसी वर्षा में, ऐसे मौसम में पेड़ों को नीचे पढ़ने को, या किसी एक कमरे में 6-6 क्लास के 100-100 बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। ये थे चंदन चौहान, जो कि पश्चिम क्षेत्र से आते हैं, मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक। इनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए, हम लगातार जनता के मुद्दों को लेकर सदन में अपनी आवाज उठा रहे थे, लेकिन जो सरकार पक्ष है वो हमें जनविरोधी नीतियों के खिलाफ अपने आवाज उठाने से रोक रही थी, और इसीलिए हमारे तमाम विधायक सपा के साथ आज वॉकआउट कर लिए हैं। क्योंकि हमने आज राज्यपाल से भी हम लोगों ने मुलाकात किया था, जो कि सपा के विधायक थे, लेकिन लगातार ये देखा गया है कि सत्ता पक्ष जो है वो तानाशाही नीतियों पर काम कर रही है और हमें जनहित से जुड़े मुद्दे को उठाने से लगातार रोक रही है, जो कि सरासर गलत है। ग्राम रियाज के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।